अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि आपके पैसे आप किसी भी ऐसे स्टॉक को कैसे फाइंड करेंगे जो अंडर वैल्यूड हो, ताकि आप उसमें राइट टाइम पर जब अपने पैसे इन्वेस्ट करें तो वो आपको ज़्यादा मुनाफा बनाकर दे सके। और आज हम ये देखेंगे सबसे पहले कि अंडर वैल्यूड स्टॉक होता क्या है। तो देखें, अंडर वैल्यूड स्टॉक वो कंपनी होती है जिसका मार्केट प्राइस उसकी असल बिजनेस वैल्यू से कम हो। यानी कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, प्रॉफिट कमा भी रही हो, लेकिन किसी वजह से आर्जी तौर पे उसकी जो प्राइस है, जो इस वक्त मार्केट प्राइस है, वो चीप चल रही हो। आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए ये समझते हैं कि एक अच्छी दुकान है, लेकिन अचानक किसी वजह से एक रोड अगर बंद हो गया तो उसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो आना कम हो गए, लेकिन दुकान की क्वालिटी सेम रही है। बस जब रोड खुल जाएगा तो बिज़नेस अगेन उसी तरह से वापस अपनी ग्रोथ पर आ जाएगा। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ऐसे वक्त पर ऐसे बिजनेस की परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, और इसका फ़ायदा उन्हें तब होता है जब उस दुकान पर रश लगना शुरू हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं वो क्यों हो जाते हैं। तो स्टॉक्स अक्सर जो है वो टेम्पररी रीजंस की वजह से गिरते हैं, जैसा कि कोई मार्केट में बैड न्यूज़ का आ जाना, या मार्केट के अंदर पैनिक सेल हो जाना। सेक्टर ओवरऑल जो है बाज़-औक़ात ऐसे फेयर का कह ले के निशाना बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक टेम्परेली जो लॉस है वो देख रहे होते हैं। इसी तरह से लॉस भी नहीं कह सकते हम वो, लेकिन वो ये है कि एक काइंड ऑफ आपको नेगेटिव आपके स्टॉक्स जो है वो दिखाई देते हैं ऐसे पॉइंट पे। इसी तरह से कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का आ जाना, या शॉर्ट टर्म का कोई प्रॉफिट डिक्लाइन आ जाना, या सेक्टर का जो फैशन है वो किसी तरीके से उसमें चेंज आ जाना। तो लेकिन जो कोर बिजनेस हो अगर वो स्ट्रांग हो तो ये जो गिरावट है ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपकी। अब इसमें इन्वेस्ट करने के कुछ गोल्डन रूल्स बनते हैं, वो क्या है। तो प्राइस जो है जो आप पे करते हैं, और वैल्यू वो होती है जो आपके उस बिज़नेस की असल वर्थ है, जो उसकी असल चीज़ें हैं। आपका काम क्या है, ऐसी सिचुएशन ढूंढना जहां वैल्यू जो है वो आपकी प्राइस से ज़्यादा हो, यानी कि बेसिकली कंपनी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और प्राइस उस वक्त में कम हो, तो आप इसे अंडर वैल्यूड कंसीडर कर सकते हैं। अब आप इसको देखेंगे कैसे। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आप बिज़नेस की क्वालिटी देखेंगे। कभी भी सिर्फ चीप प्राइस देखकर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपने ये स्टॉक परचेज करना है। पहले आप चेक करेंगे कि कंपनी मार्केट के अंदर अपने सेक्टर के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है। क्या वो एक लीडर कंपनी है, क्या वो अपने ब्रांड के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी रखती है, क्या उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो स्टेबल रहे हैं, क्या वो अपनी प्रोडक्ट के जो एसेंशियल्स हैं उसको मेंटेन कर रही है, फ्यूचर लॉन्ग टर्म उसका गोल सेट क्या है। अगर बिजनेस वीक हो तो चीप प्राइस जो है वो एक ट्रैप बन जाता है, और वहाँ पर आप उस वो कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं होता, फिर वो एक ये कह लें कि एक ट्रैप है जिसके अंदर आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। अगर आपने राइट टाइम पे राइट स्टॉक आप फाइंड कर लिया है तो फिर क्या होगा। अब अर्निंग ग्रोथ को चेक करें। अच्छी कंपनी टाइम के साथ जो है वो प्रॉफिट उसका जो होता है वो ग्रो करता है। तो आप ये देखें कि पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट ट्रेंड है वो क्या रहा है कंपनी का, यानी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये चीज़ें देखें। उसकी रेवेन्यू की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। किसी साल हैवी लॉस तो नहीं हुआ उसको। अगर प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं और स्टॉक जो है वो चीप है, तो यानी ये 100% अंडर वैल्यूएशन का सिग्नल है। अब उसके बाद आ जाती हैं वैल्यूएशन रेशोज़। अगर आप कहेंगे तो मैं इन तमाम रेशोज़ पे अगेन अलग अलग वीडियोस भी आपके लिए बना दूंगी, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। अगर हम ये देखें कि जैसे कि पी ओवर ई रेशो, इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक की प्राइस होती है उसे आप डिवाइड कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर से। अगर जो पी ओवर ई सेक्टर से कम हो तो आप प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग समझते हैं, और अगर यानी कह लें कि अगर ये बहुत कम है स्ट्रॉन्ग अर्निंग से, पी ओवर ई अगर बहुत लो हो जाए लेकिन अर्निंग स्ट्रॉन्ग हो तो फिर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो इस तरीके से आप अंडर वैल्यूड को जो है इस जगह से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाती है बात पी ओवर बी रेशो की। अब ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। अब अगर ये वैल्यू जो है 1 से इसका हम कंपैरिजन करते हैं इन तमाम वैल्यूज़ का, अगर ये इसके कंपेयर में आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टॉक सेलिंग है वो एसेट वैल्यू से नीचे जा रहा है, अगर 1 बड़ा हुआ पी ओवर बी के रेशो से, जो आपके सेक्टर की आपकी कंपनी की रेशो आई है उससे। तो हम ये बात समझते हैं कि कंपनी की जो एसेट वैल्यू है वो अभी सस्ती मिल रही है। बैंक हो गए, एनर्जी की कंपनीज हो गई, उनमें ये रेशो बहुत यूज़फुल रहता है। अब अगर हम पी ओवर जी रेशो की बात करें तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पी ओवर ई रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। यहाँ ये अगर जो 1 है अगर इस रेशो से बड़ा हो तो इसका मतलब ये है
जो आपके पास कंपनीज़ हैं उन वो अंडर वैल्यूड नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी 1 से बिलो है तो इसका मतलब क्या है कि अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक मौजूद है। अब अगर हम कैश फ्लो को देखें तो वो किस तरीके से है, अगर तो प्रॉफिट जो है उसकी अकाउंटिंग से आप उसको देखेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, उसके कैश फ्लो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, इन चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है, आपने इनको देखना है। वो आप चेक कैसे करेंगे, उसके लिए आप ऑपरेटिंग कैश पॉजिटिव्स हों इसको मैंने देखेंगे उसकी शीट के अंदर। फिर आप देखेंगे कि कैश फ्लो जो है वो कितना है, फ्री कैश फ्लो जो है आफ्टर एक्सपेंसेस। आप डिविडेंड कैश देखेंगे कि वो पे हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और अगर चीप प्राइस है और ये दोनों मिल जाती हैं तो ये 100% अंडर वैल्यूएशन उसका कॉन्सेप्ट बन जाता है आपके लिए। इसके बाद आपने एक और चीज़ देखनी है स्टेज नंबर 5 पर, वो ये है कि डेट चेक करना है, क्या कंपनी ने कुछ ज़्यादा डेंजरस किस्म के कर्जे तो नहीं ले रखे हैं। आपने ऐसी कंपनीज को प्रेफर करना है जिनके अंदर जो कर्जे हों वो मैनेजेबल हों, शॉर्ट टर्म के हों और इजीली जो है उनको फौरी तौर पे अदा किया भी जा सकता हो और कंपनी के पास इतनी कह लें कि पैसे मौजूद भी हों, और आपको वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और इन तमाम चीज़ों से पता चल जाता है। तो इंटरेस्ट ईजिली जो है वो पे हो सकता हो, या और ऑब्वियसली आप जब शरिया कंप्लाइंट को लेके चल रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो आपको उसमें ज़्यादा आसानी रहती है। तो जहाँ जिन कंपनीज का लो डेट होगा वो बिजनेसेस सेफ समझे जाते हैं। फिर आ जाता है कंपटीटर से कंपेयर करना। कभी भी अकेले कंपनी को एनालाइज ना करें, हमेशा सेक्टर में उसकी जो एवरेज पी ओवर ई रेशो है उससे उसको कंपेयर करें, कंपटीटर्स की ग्रोथ को देखें, प्रॉफिट मार्जिन के कंपैरिजंस को देखें। अगर आपकी कंपनी बेटर है और प्राइस भी कम है तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। अब अगर हम ये देखें कि अगर प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, यानी कि अब स्टॉक इसी तरफ चला गया है छोटी प्राइस की तरफ, या ये थोड़े देर के लिए गया, ये कैसे पता चलेगा। अगर तो टेम्परेरीली प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ तो ये वन टाइम लॉस है, करेंसी इम्पैक्ट है तो फिर आपको पता है कि ये जो है आर्जी तौर पे इशू आए हैं, पॉलिसी में कोई डिले आया है या सेक्टर के अंदर कोई डाउन आया है, तो ये सारी बातें बताती हैं कि कंपनी जो है, बिजनेस जो है वो स्ट्रांग है पर स्टॉक इस वक्त अंडर वैल्यूड है, यानी कि सस्ते में मिल रहा है। परमानेंट प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब है कि वो आपको वैल्यूएशन रेशियो से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और इन तमाम चीज़ों से पता चलती हैं और कंपेयर करके सेक्टर में पता चल जाती हैं। और तो वहाँ उसका क्या मतलब होगा कि अगर परमानेंट प्रॉब्लम है तो फिर आपका जो वो प्राइस है कम होना इस वक्त वो वैल्यू ट्रैप है, तो उससे आपने बचना है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि डिविडेंड सिग्नल क्या है, अगर कंपनी जो है वो स्टेबल अर्निंग्स कर रखती है और हाई डिविडेंड दे रही है तो अक्सर मार्केट उसे अंडर प्राइस कर रहा होता है। इसी तरह से इनसाइडर बाइंग को आपने देखना है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो शेयर्स बाय कर रहे होते हैं, मतलब उनको इस कंपनी के अंदर ज़्यादा फ्यूचर दिखाई दे रहा है, उनको इस पर यकीन है, तो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि स्टॉक ने लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। तो इसी तरह से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखते हैं, कभी भी एग्जैक्ट फेयर वैल्यू पे बाय ना करें, रूल को फॉलो करें। अगर फेयर वैल्यू 100 है किसी भी स्टॉक की तो आप बाय करें नियर 70 या 80 के, ताकि आपको सेफ्टी कुशन जो है वो हमेशा अवेलेबल हो। वैल्यू ट्रैप से आप कैसे बचेंगे, आपने जिन चीज़ों में गलतियों में नहीं जाना वो क्या है। आपने बिजनेस डिक्लाइन, अगर आपने देखना है कि जो चीप स्टॉक है लेकिन अगर वो बिज़नेस डिक्लाइन हो या वो प्रॉफिट गिर रहे हों या जो लोन है वो बहुत ज़्यादा हो, गवर्नमेंट पॉलिसी जो आई हो सेक्टर के लिए या उस कंपनी के लिए वो वीक हो, तो वो अंडर वैल्यूएशन नहीं ट्रैप समझा जाएगा। अब यहाँ पर हम पीएसएक्स की एक एग्जांपल लेते हैं कि बैंक जैसा कि 2022 में हमने उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का जो पैनिक था वो देखने को मिला था, और इसी तरह से एनर्जी सेक्टर में जो ऑयल क्रैश में जो न्यूज़ आती है उसकी वजह से ऑयल क्रैश के अंदर जो है डिक्लाइनमेंट देखने को मिली। अब ये कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे HUBC है, अब ये बहुत अच्छे जो है ना अपनी पेमेंट्स दे रही है। इसी तरह से OGDC जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब ऑयल क्रैश आया था, या कह लें कि जब इस तरह की डिलेज आते हैं, तो आपको इनमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू के अंदर अंडर वैल्यूएशन दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स एकदम से गिर जाते हैं, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, इसी वजह से इनके अंदर आपको एंट्री लेने का कह लें कि एक मौका मिल जाता है। और ये जो है ये रियल अंडर वैल्यूएशन के कह लें कि एग्जांपल्स नज़र आती हैं। अगर हम ये देखें कि एक बिगिनर अपनी चेकलिस्ट कैसे बनाएगा इस
तरह के स्टॉक को फाइंड करने के लिए, तो वो ये देखेगा कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस कौन सा है, अर्निंग स्टेबल है कि नहीं है, P/E सेक्टर्स कम है कि नहीं है, जो लोन है वो किस स्टेट में है, प्रॉब्लम जो है वो टेम्परेरी है या फिर बहुत हमेशा रहने वाली है, परमानेंट है। इसी तरह से जो डिविडेंड है कंपनी वो दे रही है, नहीं दे रही है। और अगर इन तमाम सवालों के जवाब आपके यस हैं तो कंपनी अंडर वैल्यूड कैंडिडेट है। और फिर आप अपने माइंडसेट को देखेंगे, यानी आप देखेंगे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक आपने ढूंढ लिया है और उसमें फिर आप जो है गैसिंग नहीं रह जाएगी। वो फिर आपका जो है एनालिसिस प्लस पेशेंस के साथ का गेम होगा। मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल परफॉर्म करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यू जो है वो रिकग्नाइज हो जाती है और इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और हम यहाँ पे यही बात कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मार्केट जो है वो वोटिंग मशीन की तरह और लॉन्ग टर्म जो है वो वेइंग मशीन की तरह काम करती है। तो इस तरह आप जो है लॉन्ग टर्म की अगर अप्रोच लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।